तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम मनोविज्ञान, प्राचीन दर्शन और कुछ बेहद आधुनिक व्यवहारिक रणनीतियों को मिलाकर एक ऐसी मानसिक मजबूती बनाने के ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जिससे भेदना नामुमकिन हो। और यकीन मानिए, ये कोई खोखले या किताबी सिद्धांतों के बारे में नहीं है। ये असल में इस बात की गहराई में जाने के बारे में है कि कोई भी इंसान अपनी सोच, अपने देखने के नजरिए और अपनी आदतों को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है। ये पूरा सफर इस बात की खोज है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वहां अडिग कैसे रहा जाए। अब जरा इस बहुत ही गहरे सवाल पर गौर कीजिए। क्या हम इंसान वाकई अपनी किस्मत खुद तय करते हैं? यह सोचना अपने आप में काफी दिलचस्प है कि क्या हमारे जीवन की डोर सचमुच हमारे अपने हाथों में है या फिर सब कुछ बस बाहरी परिस्थितियों और भाग्य के भरोसे चल रहा है। हमारी आज की इस पूरी चर्चा की नींव इसी दिलचस्प बहस पर टिकी है, आंतरिक शक्ति बनाम बाहरी नियंत्रण। तो हमारे आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। पहला, वास्तविकता पर नियंत्रण। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट का विकास। तीसरा, विपत्ति में अर्थ खोजना। चौथा, जीवन के लिए स्टोइक नियम। और पांचवा, मंक मोड रीसेट। तो हमारा यह सफर मनोविज्ञान की बुनियादी बातों से शुरू होकर कठोर व्यवहारिक कदमों तक जाएगा। चलिए सबसे पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, वास्तविकता पर नियंत्रण। यह दरअसल वो आधार है जो तय करता है कि कोई व्यक्ति दुनिया को आखिर किस चश्मे से देखता है। द मेंटल टफनेस हैंडबुक जैसी किताबें इसी अवधारणा को बड़ी मजबूती से स्थापित करती हैं। देखिए, निरंतर और स्थायी सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अपने दिमाग को इस तरह से ढालने की प्रक्रिया है कि नकारात्मक भावनाओं और विचारों को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करना असल में यहीं से शुरू होता है। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे नियंत्रण का केंद्र या लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। 1954 में मनोवैज्ञानिक जूलियन बी रॉटर ने इसे दुनिया के सामने रखा था। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यह सिद्धांत मापता है कि लोगों को अपनी जिंदगी के नतीजों पर कितना नियंत्रण महसूस होता है, और ये लोगों को दुनिया देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों में बांट देता है। आप यहाँ दो तरह की मानसिकताएं बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनका आंतरिक नियंत्रण होता है, ये मानते हैं कि उनके अपने काम और उनकी मेहनत ही नतीजों को तय करते हैं। दूसरी ओर बाहरी नियंत्रण वाले लोग मानते हैं कि किस्मत या दूसरे लोग उनके नतीजों को चलाते हैं। जो लोग मानते हैं कि नियंत्रण उनके हाथ में नहीं है, वे अक्सर बहुत असहाय और तनावग्रस्त महसूस करते हैं, जबकि आंतरिक नियंत्रण वाले अपनी नियति की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, और यही वजह है कि वे उच्च उपलब्धियां हासिल करते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, ग्रोथ माइंडसेट का विकास। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और लोग अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमताओं को कैसे आंकते हैं। देखिए, एक फिक्स्ड माइंडसेट ये मानकर चलता है कि क्षमताएं तो बस जन्मजात होती हैं, यानी मैं या तो इसमें अच्छा हूं या फिर नहीं हूं, बस बात खत्म। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। ये कहता है, अभ्यास और निरंतर मेहनत से मैं सुधार कर सकता हूं। और शोध भी ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब आप अपनी क्षमताओं को पत्थर की लकीर मानने के बजाय परिवर्तनशील मानते हैं, तो चुनौतियों का सामना करने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। और यहीं पर अभी तक या अंग्रेजी के शब्द येट की शक्ति सच में कमाल का काम करती है। किसी भी नकारात्मक वाक्य में सिर्फ इस एक छोटे से शब्द को जोड़ने से जादू सा असर होता है। जरा सोचिए, मैं ये नहीं कर सकता कहने के बजाय मैं ये अभी तक नहीं कर सकता कहना आपके दिमाग के तारों को पूरी तरह से फिर से जोड़ देता है। ये किसी भी विफलता को एक अंतिम नतीजे के बजाय प्रोग्रेस की एक यात्रा के रूप में देखने में मदद करता है। ये जो संख्या है ना, 1000, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य है कि थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 बार विफलता का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे अपनी हार नहीं माना। उन्होंने हर एक विफलता को एक महत्वपूर्ण फीडबैक के रूप में देखा कि कौन सा तरीका काम नहीं करता है ना कमाल की बात। ये ग्रोथ माइंडसेट का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, विपत्ति में अर्थ खोजना। देखिए, जीवन में ऐसा दुख आना तो तय है जिसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि उस मुश्किल वक्त में मानसिक रूप से कैसे न टूटें। मनोवैज्ञानिक और हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर विक्टर फ्रैंकल का ये कथन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने की आज़ादी।
एक यातना शिविर की उस अमानवीय परिस्थिति में रहने के बाद उनका ये अवलोकन ये साबित करता है कि आपका रवैया एक ऐसा आंतरिक चुनाव है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। और फ्रेडरिक नीत्शे का ये विचार फ्रैंकल के अनुभव से सीधे सीधे जुड़ता है। जिसके पास जीने का एक क्यों है, वो लगभग किसी भी कैसे को सह सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जीवन का कोई गहरा उद्देश्य होता है तो वो इंसान को सबसे भयानक और अंधेरे समय में भी टिके रहने की ताकत देता है। यही उद्देश्य वो ढाल है जो भयंकर कष्टों को भी सहने योग्य बना देता है। कुल मिलाकर जीवन के अर्थ का सार ये है कि ये आपको किसी रहस्यमयी पहाड़ की चोटी पर बैठकर ध्यान लगाने से नहीं मिलने वाला, बल्कि ये हर दिन सामने आने वाली परीक्षाओं और चुनौतियों के प्रति आपके सही कर्म और सही आचरण के माध्यम से प्रकट होता है। मतलब जीवन का अर्थ हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने में ही छिपा है। अब आते हैं भाग 4 पर, जीवन के लिए स्टोइक नियम। स्टोइसिज्म या स्टोइक दर्शन सिर्फ एक प्राचीन विचार नहीं है, बल्कि ये खुद के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक नियमों का समूह है। ये बात थोड़ी मनोरंजक भी है और बहुत गहरी भी। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, भोर में जब बिस्तर से उठने में परेशानी हो तो खुद से कहें, मुझे एक इंसान के रूप में काम पर जाना है। सोचिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली रोमन सम्राट तक को सुबह के उस गर्म बिस्तर को छोड़ने में संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन वे ये गहराई से जानते थे कि जो सुबह की ये छोटी सी लड़ाई जीत लेता है वो अपना पूरा दिन जीत लेता है। अब जरा इन आवश्यक और बहुत ही सटीक स्टोइक नियमों को देखिए। पहला, सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करना जो आपके नियंत्रण में है। दूसरा, सफलता और विफलता दोनों को एक समान मानना। तीसरा, बाधाओं को ईंधन बनाना, मतलब मुश्किलों को आग में फेंके गए उस ईंधन की तरह इस्तेमाल करना जो आग को और भड़का दे। और सबसे अहम, अपनी नियति से प्रेम करना, जिसे अमोर फटी कहा जाता है। एक इंसान को बिल्कुल उस पत्थर की तरह होना चाहिए जिसे हवा में उछाला गया हो, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे आए, वो पत्थर ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, मंक मोड रीसेट। ये अभी तक हमने जितनी भी अवधारणाएं सीखी हैं उनका एक बहुत ही व्यवहारिक और कह सकते हैं कठोर अनुप्रयोग है। मंक मोड का ये जो 6 महीने का कठोर प्रोटोकॉल है वो एकदम स्पष्ट है। पहला कदम है रीसेट, यानी जो भी पुरानी गलतियां हुई उन्हें वही खत्म कर देना। दूसरा है रीस्टार्ट, आज से एक बिल्कुल नई पहचान के साथ शुरुआत करना। और तीसरा है रीफोकस, यानी सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाना। और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एकांत में रहकर एक अटूट इच्छा शक्ति का निर्माण किया जा सकता है। अब ये एक बहुत ही कड़वी लेकिन बेहद ज़रूरी सच्चाई है। सच्चे बदलाव के लिए इस डिजिटल जहर को ख़त्म करना ही पड़ता है। सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल खोलना और फिर उस पर 2 घंटे बर्बाद कर देना, ये आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। सोशल मीडिया, बेकार के भटकाव और यहाँ तक कि उन लोगों से भी दूरी बनानी पड़ती है जो आपके लक्ष्यों को लेकर सीरियस नहीं है। सच कहूँ तो ये एक बहुत बड़ा बलिदान है, लेकिन बिना बलिदान के वो असली बदलाव कभी नहीं आता। अक्सर असफलता तब मिलती है जब लोग सिर्फ अपनी बाहरी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को आलसी मानते हैं। सच्चा बदलाव तब आता है जब आप अपनी मूल पहचान बदलते हैं, जैसे यह सोचना कि मैं एक अनुशासित इंसान हूं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपनी पहचान बदलते हैं, आपकी आदतें अपने आप उसी के अनुरूप ढलने लगती हैं। तो अंत में हम इस बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस चर्चा को समेटते हैं। क्या आज आप जो कदम उठा रहे हैं वो उस इंसान की पहचान दर्शाते हैं जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं? ये वाकई गहराई से सोचने का विषय है कि क्या आपकी वर्तमान दिनचर्या आपको मानसिक मजबूती की तरफ ले जा रही है या फिर आपको पीछे खींच रही है। याद रखिए, बदलाव जगह या किस्मत बदलने से नहीं आता, बल्कि खुद की पहचान बदलने से आता है।